नमस्कार दोस्तों, आज का दिन हरियाणा के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और आज हज़ारों आदमियों का जो भविष्य है वो दांव के ऊपर लगा हुआ है, उनका पैसा दांव पर लगा हुआ है, उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। यानी आज वोटिंग का दिन है। आज से पहले जितने भी चैनल थे दोस्तों, हर कोई अपना अपना दावा अपना सर्वे कर चुका था। हालांकि मैं भी 2-3 दिन पहले अपनी फाइनल रिपोर्ट मैंने रख दी थी, लेकिन मैं कुछ ऐसी एक मर्यादा में बंधा हुआ था कि मैं चाहकर भी सर्वे नहीं कर सकता था, और रात को मैं उस मर्यादा से बाहर आ गया। यानी जो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी, जो एथिक्स थे, वो ख़त्म हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। और अब मैं अपना सर्वे जो मैंने 2-3 दिन पहले कर लिया था वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस सीट के ऊपर कौन उम्मीदवार या कौन पार्टी चुनाव में जीत रही है और कौन हार रही है। वैसे तो लगभग ये क्लियर है दोस्तों कि अब की बार इस चुनाव में कांग्रेस का राज आने जा रहा है। लेकिन सीट वाइज 90 की 90 सीटों पर मैंने जो सर्वे किया था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस सीट पर किस पार्टी को विजय मिल रही है और किस पार्टी को हार मिल रही है। अब अगर मैं हर पार्टी के ऊपर कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं, किस किस पार्टी से खड़े हैं, तो ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं संक्षेप में 90 सीटों का सर्वे आपके सामने करूंगा। और मैं सबसे पहले तो उन सीटों पर बताऊंगा जिनके ऊपर कांग्रेस जो है ना वो जीतने लग रही है। तो सबसे पहले उन सीटों का नाम आइए देखते हैं कि कांग्रेस किन सीटों पर जीत दर्ज करवा रही है या फिर जीतने की संभावना है या वो आगे है। तो उन सीटों का हम पहले विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बीजेपी का जो गढ़ था वो जीटी बेल्ट थी, जीटी रोड की जो बेल्ट थी, और उसी में उसकी सीट थी, वो सबसे ज़्यादा आया करती और उसी में वो अपनी जीत दर्ज करवाया करती। और उसी के कारण उसने 10 साल जो है वो हरियाणा के अंदर राज किया। तो सबसे पहले जीटी बेल्ट को ही देखते हैं कि जीटी बेल्ट के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सर्वे है, कौन पार्टी चुनाव जीतने की संभावना है किसकी। तो सबसे पहले कालका, पंचकुला, अम्बाला, नारायणगढ़, मुलाना और जगाधरी, तो ये ऐसी सीट हैं दोस्तों जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है और उसमें के उम्मीदवारों की संभावना है कि ये जीत जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि शाहबाद, थानेसर, पेहवा और गोला, इनके अंदर भी कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उनकी जीतने की संभावना है। और इनमें मुकाबला की बात अगर आती है तो अम्बाड़ा कैंट है, साडोरा है, रादौर है और लाडवा है। तो ये वो सीट है जहां पर अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी नहीं जीतेगी, मुकाबला है। लेकिन इसमें दोस्तों इस सीट के ऊपर मैं 2 सीटों के ऊपर चर्चा थोड़ी सी करूंगा। एक तो ये है कि साडोरा में जो मुकाबला है वो बीजेपी में और बीएसपी में है, और इस चुनाव में कांग्रेस जो है उसकी संभावना नहीं है। और संभावना जो है वो बीएसपी की संभावना है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है वो उसमें जीत दर्ज करवा सकता है। और एक सीट और है लाडवा की सीट। लाडवा से आपको पता है कि हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर जी के बाद जो सीएम बने थे नायब सैनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी जो पैतृक सीट आ गई थी वो नारायणगढ़ आ गई थी, लेकिन वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं और उन्होंने लाडवा से चुनाव लड़ा। तो लाडवा के अंदर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। और बीजेपी के एक उम्मीदवार हुआ करते संदीप गर्ग के कारण ये सीट फंसी हुई है और वो अच्छे खासे वोट लेने की उसकी संभावना, और जिसका नुकसान नायब सैनी को 200% होगा ही होगा। और संदीप गर्ग के कारण ही हम कह सकते हैं कि अगर नायब सैनी हारते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और अगर जीतते भी है तो कोई खास मार्जिन नहीं होगा। लेकिन संभावना ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री उस पद से चुनाव को हार जाएं तो इसमें किसी भी तरह की कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। खैर चलिए, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कलायत के अंदर जो है मुकाबला है, और वो जो मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के अंदर मुकाबला है। इसके बाद है कैथल सीट में रणदीप सुरजेवाला का लड़का चुनाव लड़ने लग रहा है। रणदीप सुरजेवाला जो आदित्य सुरजेवाला है उसकी बहुत आसानी से जीत हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक या इस तरह का मुकाबला या कड़ा मुकाबला वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आती है पुंडरी इंद्री
तो इसके अंदर पुंडरी के अंदर जो है दोस्तों वो कांग्रेस की जीतने की संभावना है। लेकिन जो नीलोखेड़ी की सीट है, नीलोखेड़ी की सीट के अंदर बीजेपी है वो मजबूत स्थिति में है, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी सीट को निकाल सकती है। और इसके बाद आता है करनाल। करनाल के अंदर दोस्तों मुकाबला है, टफ मुकाबला है, बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है। और अभी तक ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ पर बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। और यही हाल है घरौंडा सीट का। घरौंडा के अंदर भी जो मुकाबला वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, और वहाँ पर भी थोड़ा टफ मुकाबला है। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ से कौन सी पार्टी है वो जीतेगी। अब आप बारी आती है असंध की। तो असंध में कांग्रेस की संभावना है जीतने की। हालांकि मुकाबला तो है उसमें बीजेपी में और कांग्रेस में, लेकिन इस सीट को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो जीत लेगी। और उसके बाद आता है पानीपत। पानीपत ग्रामीण में दोस्तों जो मुकाबला है ना वो बीजेपी और इंडिपेंडेंट के अंदर मुकाबला है। पानीपत सीट के अंदर कांग्रेस की संभावना जीतने की नहीं दिखाई दे रही, और वो मुकाबला या तो इंडिपेंडेंट जीतेगा या फिर वो बीजेपी का उम्मीदवार उसकी जीतने की संभावना है। इसी तरह पानीपत सिटी है, पानीपत सिटी में भी मुकाबला है। अभी तक ये थोड़ा क्लियर नहीं है कि पानीपत सिटी के अंदर कौन पार्टी चुनाव जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। अब इसराना है दोस्तों, इसराना के अंदर मुकाबला है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी है वो जीत जाएगी, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और अब है समालखा। समालखा के अंदर बहुत टफ मुकाबला है, और वो मुकाबला बीजेपी के अंदर मुकाबला और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुकाबला है। तो इसमें देखो फंसा हुआ है, टफ मुकाबला है। तो इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, गन्नौर के अंदर मुकाबला है, ये भी बहुत ज़्यादा फंसी हुई सीट है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की संभावना थोड़ी बहुत है जीतने की, लेकिन मुकाबला है ना वो बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला है। उसके बाद राय सीट है और खरखोदा सीट है और पानीपत सीट है। हालांकि पानीपत सीट के बारे में तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पानीपत सीट के ऊपर भी मुकाबला है, टफ मुकाबला है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत संभावना ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वो जीत सकता है। और राय और खरखोदा के अंदर भी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो इसमें जीत जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब बात आती है दोस्तों गोहाना की। गोहाना के अंदर एक तो अरविंद शर्मा है जो एमपी हुआ करते, और वो इस पिछले इलेक्शन में हार गए थे। उन्होंने टिकट की डिमांड की थी और उनको टिकट मिल भी गया था, नहीं तो वो निर्दलीय लड़ते। तो वहाँ पर पहले तो ये दिखाई दे रहा था कि गोहाना सीट में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं जीतेंगे, लेकिन अरविंद शर्मा लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर मुकाबले में आ चुके हैं, और वहाँ पर भी टफ मुकाबला है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि वहाँ बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन अगर गोहाना के आसपास की अगर हम बात करें, जैसे बड़ौदा सीट है, बड़ौदा सीट से कांग्रेस जीत जाएगी। जुलाना है, जुलाना से यहाँ वीआईपी सीट है दोस्तों, ये विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट के जीतने में कहीं कोई दिक्कत है। हालांकि बीजेपी काफ़ी कुछ वो कर रही है कि विनेश हार रही है, ये है, लेकिन मुझे लगता है कि विनेश फोगाट वो आसानी से ये चुनाव जीत जाएगी। और सफीदो है, सफीदो में भी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। जींद है, जींद में भी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। और उचाना कला में दोस्तों वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, और इस सीट के अंदर ब्रजेंद्र की जो जीतने की संभावना पूरी संभावना, ये सीट निकल जाएगी। और अब अगला है नरवाना। नरवाना में दोस्तों बीजेपी मुकाबले में नहीं है, लेकिन नरवाना में कांग्रेस और INLD यानी इनेलो उसका मुकाबला है। इस सीट में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो एज है यानी जीतने की संभावना वो INLD के उम्मीदवार की है, बीजेपी की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुकाबला कांग्रेस और INLD के अंदर ही है इसके अंदर। तो अब बात आती है दोस्तों टोहाना की और फतेहाबाद की। तो इसके अंदर टोहाना और फतेहाबाद में जो मुकाबला वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मुकाबला है। इसमें ये अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। रतिया है दोस्तों, रतिया में भी ये है, रतिया में भी मुकाबला है, लेकिन सिरसा है, सिरसा के अंदर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इसी तरह कालावाली है, कालावाली में भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, बीजेपी की संभावना इसमें कम दिखाई दे रही है। और इसके अंदर है डबवाली और रानिया, ये 2 सीट ऐसी है दोस्तों जहां पर बीजेपी मुकाबले में कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ पर मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस इनेलो।
और इन 2 सीटों के ऊपर इनेलो की संभावना हो सकती है। हालांकि मुकाबला है, थोड़ा कड़ा मुकाबला, खासकर डबवाली को अगर हम कहें तो यहाँ ज़्यादा कड़ा मुकाबला है रानिया की बजाय। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो इसमें एज दिखाई दे रहा है, या थोड़ा बहुत जिसमें ये संभावना दिखाई दे रही है, वो इनेलो के जीतने की संभावना दिखाई दे रही है इन दोनों सीटों के ऊपर। अब एलनाबाद है। एलनाबाद में मुकाबला है दोस्तों, इसमें भी जो इनेलो है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद सीट निकाल जाए, लेकिन फिर भी टफ मुकाबला है। इसमें कांग्रेस से और इनेलो में ही मुकाबला है, ज़्यादा बीजेपी का इसके मामले में नहीं है जीतने की संभावना। लेकिन कौन जीतेगा ये नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि बहुत टफ मुकाबला है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जाए तो ये हो सकता है इनेलो जीत जाए, लेकिन कांग्रेस की भी है कि वो है, ये नहीं कि क्लियर हार जाएगी। तो कांग्रेस, इलाहाबाद में कांग्रेस और इनेलो दोनों में बहुत ही टफ मुकाबला है। और आदमपुर सीट है दोस्तों। आदमपुर सीट भी वीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ पर भजन लाल परिवार का जो उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, वो इस सीट पर वो सकता है चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस सीट के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आदमपुर सीट हमेशा से ही भजन लाल परिवार की सीट रही है। लेकिन अब की बार जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई है वो आम जनता की, यहाँ तक कि बात करना तो दूर, अगर कोई कार्यकर्ता फ़ोन भी करता है तो फ़ोन भी नहीं उठाते और लोगों की इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं करते, तो लोग उनसे नाराज़ हैं। और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है कि अगर यहाँ कांग्रेस जीतती है तो मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के फ्यूचर के ऊपर भी एक % चिन्ह लग जाएगा। लेकिन उसके लिए लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए खुद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जिम्मेदार हैं, कि उनके अंदर सत्ता का थोड़ा अहंकार आ चुका है और वो पब्लिक से दूर हो चुके हैं। लेकिन परिस्थितियाँ क्या रहेंगी अभी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा उलटफेर की संभावना यहाँ जरूर हो सकती है। अच्छा, उकलाना के अंदर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस की संभावना है कि वो जीत जाएगी। और अब सीट आती है दोस्तों नारनौंद की। नारनौंद की सीट है, वो भी एक वीआईपी सीट कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री और कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की जीतने की संभावना इसमें कम दिखाई दे रही है, चाहे वो कितना ही पैसा खर्च कर ले, कितना ही कुछ कर ले। लेकिन इलेक्शन के टाइम में पैसा खर्च करना मायने नहीं रखता, 5 साल के अंदर किसी नेता का, एक स्थापित नेता का कैसा व्यवहार है वो मायने रखता है। और इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और जो जस्सीपेट वार्ड है उनकी पूरी संभावना है कि वो कैप्टन अभिमन्यु को हरा देंगे। और जस्सीपेट वार्ड है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो इसमें कैप्टन अभिमन्यु है वो चुनाव हार सकते हैं दोस्तों, इसमें किसी तरह की कोई वो नहीं है। अब हाँसी की सीट है, हाँसी की सीट में कांग्रेस जीत सकती है। अब बरवाड़ा सीट है दोस्तों, बरवाड़ा में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसमें कांग्रेस का नहीं लगता कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन हिसार सीट है, हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार है दोस्तों, न तो वहाँ कांग्रेस जीत रही है न वहाँ बीजेपी जीत रही है। निर्दलीय उम्मीदवार है सावित्री जिंदल, और सावित्री जिंदल इस सीट को जीतने लग रही है, उसकी निश्चित जीत है। नलवा है, नलवा में दोस्तों कांग्रेस की संभावना है जीतने की। इसके बाद लोहारू है, लोहारू के अंदर है जो कड़ा मुकाबला है। इसमें अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन चुनाव जीतेंगे, जेपी दलाल हैं या कांग्रेस के हैं। लेकिन फिर भी कड़ा मुकाबला है। लेकिन अगर जेपी दलाल हार जाए तो भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कहा था कि चाहे जो जीते, अगर कांग्रेस जीतती भी है तो 6 महीने के अंदर जो है वो हमारे जो सेंटर के हाईकमान है वो कांग्रेस की सरकार को गिरा देंगे। एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था और ये स्पष्ट किया था कि बीजेपी सरकार है वो सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है और सरकारों को गिरा देती है। ये उनका कहने का तात्पर्य था, जो कि लोकतंत्र का एक अपमान भी था और लोग इसमें नाराज भी हुए थे उनसे। बाडड़ा सीट है दोस्तों, बाडड़ा सीट की कांग्रेस की जीतने की संभावना है। चरखी दादरी सीट है, चरखी दादरी में कांग्रेस की जीतने की संभावना है। अब भिवानी सीट है दोस्तों, भिवानी सीट में मुकाबला है और इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन इसमें जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार है, कॉमरेड हैं, तो उनकी सुनने में ये आ रहा है कि उनकी खुद की वोट तो है नहीं, कांग्रेस की जो वोट है वही उनको कांग्रेस की वोट ही उनको मिलेंगी, इसीलिए वो मुकाबले में आए हुए हैं। हालांकि घनश्याम सराफ है वो काफ़ी कद्दावर उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो कड़ा मुकाबला है। तोसाम है दोस्तों, तोसाम के अंदर भी कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर
थोड़ी बहुत कांग्रेस के जीतने की संभावना हो सकती है, लेकिन हम क्लियर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ही जीतेगी। इसके अंदर बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। बहुत ही कड़ा मुकाबला, अभी तक क्लियर नहीं कह सकते कि इसमें किसकी संभावना है जीतने की। इसी तरह भवानी खेड़ा में भी दोस्तों मुकाबला है, काफ़ी कड़ा मुकाबला है। इसमें अभी तक ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, और जो मुकाबला वो इन्हीं दोनों पार्टियों में, और कोई इसमें नहीं है। अब दोस्तों आते हैं महम के ऊपर। महम के अंदर एक आज़ाद उम्मीदवार है बलराज कुंडू, और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं आनंद सिंह दांगी के लड़के हैं बलराम दांगी, वो हैं। यहाँ बलराम दांगी की जो सिचुएशन है, ठीक है, कह सकते हैं कि आनंद सिंह दांगी का और कांग्रेस पार्टी का जो अब की बार बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी, उसका फायदा हो सकता है। लेकिन बलराज कुंडू है, उन्होंने अपने बेस पे कार्य किया है, और वो पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव जीत गए थे। और यहाँ पर अब की बार उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन उनको जो इनेलो है और बीजेपी, वो दोनों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि महम में बीजेपी का उम्मीदवार तो जीतेगा नहीं। इसलिए खुद बीजेपी भी, हालांकि पिछले 5 सालों में बलराज कुंडू का और मनोहर लाल खट्टर का 36 का आंकड़ा रहा था, और उन्होंने समर्थन भी वापस ले लिया था। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी सपोर्ट कर रही है बलराज कुंडू को। और एक उम्मीदवार और है, वो शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी है। शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा लोगों के काम नहीं आता, लोगों की परवाह नहीं करता, उसका व्यवहार है वो ठीक नहीं है, और अगर किसी को ज़रूरत, थोड़ी सी भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो किसी की मदद नहीं करता है। और उसकी जो छवि है महम के अंदर, वो नेगेटिव छवि हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अपने मिसेज को इस चुनाव के अंदर उतारा है। और जब ये कहना लोगों का, उनका जो स्वभाव है मदद करने का भी है, और वो लोगों का साथ भी देती है। लेकिन फिर भी इस सीट के ऊपर जो जीतने की संभावना बलराज कुंडू की ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आते हैं दोस्तों 2 सीट ऐसी जो कलोई और रोहतक। लेकिन कलोई और रोहतक के अंदर दोस्तों बीजेपी ने उम्मीदवार ही ऐसे उतारे हैं कि रोहतक के अंदर तो हम ये नहीं कह सकते कमज़ोर है, लेकिन कलोई के अंदर कमज़ोर उम्मीदवार हैं। और वहाँ पर आसानी से जो कांग्रेस है वो जीत जाएगी, यानी भूपेंद्र हुड्डा वो चुनाव जीत जाएंगे। अब बार आती है रोहतक के, तो रोहतक के अंदर बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है दोस्तों कि वो जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव कर दिया है। और जो एरिया जाट कम्युनिटी का कहा जाता है कि यहाँ पर जाट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर वो वोट मांगने भी नहीं जा रही। क्लियर उन्होंने ये दिखा दिया है कि बीजेपी में जाटों के लिए कोई जगह नहीं है, और हम जाटों की वोट भी लेना पसंद नहीं करते। इसलिए जितना ध्रुवीकरण रोहतक सीट पे बीजेपी ने किया है, आज तक शायद इतना ध्रुवीकरण तो कांग्रेस ने मुसलमानों का भी नहीं किया होगा। और जो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा नहीं किया जितना खट्टर ने जाट वर्सेस नॉन जाट का रोहतक सीट पर करके दिखा दिया। और एक तरह से दूसरी वे में इस सीट को है जो ले जाने लग रहे हैं, यानी अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो, और उनको सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी की वोटों की ज़रूरत है। जाट कम्युनिटी के जो एरिया वहाँ पर वो वोट मांगने भी नहीं जा रहे। अब कलानौर है दोस्तों, कलानौर के अंदर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसमें ये है कि संभावना है थोड़ी कि कांग्रेस जीत जाए, हो सकता है इसके अंदर। अब सॉरी, एक बहादुरगढ़ सीट है दोस्तों। बहादुरगढ़ सीट में राजेंद्र जून और राजेश जून एक ही गांव के हैं, लेकिन राजेश जून वो आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हुआ करते। उन्होंने ग्राउंड के पर रहकर बहुत ज़्यादा काम किए थे, लोगों की मदद भी की थी, लोगों में काफ़ी पैसे से भी, कपड़ों से भी, हर तरह से वो पिछले 5 साल से ये मान के चल रहे थे कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिलेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर राजेंद्र जून को टिकट मिली, तो उससे मुकाबला है ना टफ है थोड़ा है। तो अभी कुछ संभावना हम राजेश जून की कह सकते हैं, हालांकि राजेंद्र जून भी जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है 55-45 का कह सकते हैं कि 55% राजेश जून की जीतने की संभावना है, 45% वो राजेंद्र जून के जीतने की संभावना है। तो इस सीट पर अभी हम नहीं कह सकते। अच्छा दोस्तों, एक बादली सीट है। बादली सीट में जाट कम्युनिटी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ के जितने भी जानकार वो ये करेंगे सीट निकाल देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादली सीट से ओम प्रकाश धनखड़ जीत पाएंगे। इसमें कुलदीप वत्स कांग्रेस के, मुझे लगता है कि वो इस सीट को निकाल देंगे। इसी तरह झज्जर है और बेरिया, ये भी कांग्रेस के खाते में सीट दोनों जाने लग रही है। अच्छा अब दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की।
तो दक्षिणी हरियाणा में जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है वो अटेली है, और अटेली में राव इंद्रजीत की लड़की आरती राव है, वो चुनाव लड़ने लग रही है। और ये सीट इतनी ज़्यादा फंसी हुई है कि इसमें अभी तक कह नहीं सकते कि कौन इसमें चुनाव जीतेगा। इसमें कांग्रेस तो नहीं है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार कतरलाल हैं, वो इस चुनाव में उतरे हुए हैं, और उनकी पिछली बार भी वो 2-2.5 हज़ार वोटों से 2-3 हज़ार वोटों से चुनाव आ रहे थे और पब्लिक में काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर इस सीट पर आरती राव हार जाती है किसी भी वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि राव इंद्रजीत का जो भविष्य है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि उनकी दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में जो पैठ कहा करते वो पैठ उनकी खत्म होने लग रही है। इसलिए आरती राव को जीतना ही जीतना पड़ेगा। और राव इंद्रजीत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस सीट पे जीतने के लिए, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक ये नहीं कह सकते। 8 तारीख तक जब रिजल्ट आएंगे तब उससे पहले ये नहीं कहा जा सकता कि आरती राव जीतेगी, अतरलाल जीतेगी। कांग्रेस यहाँ मुकाबले के अंदर नहीं है दोस्तों। अच्छा, इसी तरह महेंद्रगढ़ सीट है। महेंद्रगढ़ सीट फंसी हुई है दोस्तों। यहाँ भी ये नहीं कह सकते कौन चुनाव जीतेगा और कौन नहीं चुनाव जीतेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी संभावना ये है 5-7% की कि कांग्रेस शायद इस सीट को निकाल देगी। अब नारनौल है, नारनौल के अंदर मुकाबला है दोस्तों, लेकिन यहाँ बीजेपी जीत सकती है। इसमें भी कड़ा मुकाबला, लेकिन संभावना ये है कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। नांगल चौधरी है, नांगल चौधरी में भी बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है, लेकिन उसमें संभावना थोड़ी ये है कि हो सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए। हालांकि सीट है वो काफ़ी फंसी हुई है। अब बावड़ है दोस्तों, बावड़ के अंदर भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, लेकिन इसमें थोड़ी संभावना ये है कि कांग्रेस इस सीट को निकाल सकती है। इसी तरह कोसली है, कोसली में भी बहुत ज़्यादा मुकाबला, कड़ा मुकाबला है, सीट फंसी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी ही संभावना ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार है वो जीत सकता है। रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी है वो जीत सकती है। और पटौदी सीट है, पटौदी सीट में दोस्तों बीजेपी की संभावना है कि बीजेपी इस सीट को निकाल जाएगी। और बादशाहपुर और गुरुग्राम यानी गुड़गांव के अंदर दोस्तों 2 उम्मीदवार है कद्दावर बीजेपी के, एक है मुकेश शर्मा और एक उम्मीदवार है नवीन गोयल। ये दोनों ही टिकट चाह रहे थे, दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुकेश शर्मा को टिकट मिला, जबकि नवीन गोयल को स्पष्ट लग रहा था कि मेरे को टिकट मिलेगी इसके अंदर, और उसी हिसाब से वो काम करने लग रहे थे। पिछले लगभग 8-10 साल से काम करने लग रहे थे, तो उनको टिकट नहीं मिली, तो इसलिए वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे हैं। और वो हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसमें वो इतना ज़्यादा कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, टफ मुकाबला है कि उसमें नवीन गोयल का ये कह सकते हैं कि वो जीत सकते हैं। लेकिन जीतने की मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दोनों ही उम्मीदवार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो वोट बट रही हैं वो बीजेपी की वोट है वो बटने लग रही है। और जो कांग्रेस का है वर्धन यादव पिछली बार चुनाव लड़ा था 2019 में, तो वो अपने दम पे 45,000 जो वोट है वो लेके गया था, और उसने काम किया था ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा। और अब की बार कांग्रेस ने उसको वो दिया है, टिकट दिया है। तो अगर इन दोनों की लड़ाई में वर्धन यादव निकल जाता है यानी कांग्रेस निकल जाती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि नवीन गोयल है, उनका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है गुड़गांव के अंदर। बादशाहपुर सीट है दोस्तों, बादशाहपुर सीट का मैं चाहता तो नहीं कि मैं कुछ रिजल्ट बताऊं, लेकिन जो कि दिखाई दे रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा। उसमें बीजेपी की संभावना है जीतने की, और सेकंड नंबर पे आने की संभावना है वर्धन यादव की। जो रेवाड़ी गुड़गांव के अंदर मोहित ग्रोवर था, वर्धन यादव नहीं, मोहित ग्रोवर है, जिसने 45,000 2019 के चुनाव में 45,000 वोट ली थी। और अब की बार मोहित ग्रोवर इस सीट को बीजेपी की फूट के कारण निकाल सकते हैं। और वर्धन यादव बादशाहपुर सीट से है, और जो मुकाबला है मेनो वर्धन यादव और राव नरबीर के बीच में, जो कि केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि राव नरबीर के ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि अहंकारी है, व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों इतने बड़े नेता होने के बाद आदमी अगर हर किसी के साथ टाइम बिताने लगे, हर किसी के जाकर न
तो मुझे लगता है कि बादशाहपुर सीट है वो हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हर एक के लिए तो संभव नहीं है कि हर एक आदमी के साथ वो उसके घर जाकर न वो हाल चाल पूछे, बात करे, क्योंकि उन टाइम की भी एक वो होती है। तो इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं है कि उसका व्यवहार कैसा है या बोलना नहीं आता, या मुझे लगता है कि शायद राव नरबीर इस सीट को निकाल सकते हैं। और अगर राव नरबीर इस सीट को निकालते तो कांग्रेस उसमें रहेगी दूसरे नंबर के ऊपर। और एक उम्मीदवार है दोस्तों, जो पूर्व में विधायक हुआ करते राकेश दौलताबाद की संभावना है कि शायद वो तीसरे नंबर पर रहे उसके अंदर। लेकिन खैर, अब सोना है दोस्तों, सोना, नूह और फिरोजपुर, झिरका और पुनाना, इसमें दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कड़ा मुकाबला है। इसमें अभी तक ये रिपोर्ट मेरे को नहीं मिल पाई है कि कौन जीत जाएगा या किसको एज मिलने लग रहा है, किसको थोड़ा फायदा मिलने लग रहा है। तो कड़ा मुकाबला है, इसका पता चलेगा 8 तारीख को ही। हथीन है दोस्तों, हथीन के अंदर कांग्रेस की संभावना है, हालांकि मुकाबला है लेकिन कांग्रेस इस सीट को निकाल जाएगी। इसी तरह होडल है, होडल के अंदर तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते राज्य के कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट उदय भान पूनिया वो है, वो मुझे लगता है कि वो आराम से इस सीट को निकाल देंगे, वो जीत जाएंगे आराम से। और पलवल है, पलवल में भी कांग्रेस की जीतने की संभावना है दोस्तों। परथला सीट है, परथला सीट के ऊपर मुकाबला है दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। और एक की सीट है फरीदाबाद एनआईटी, फरीदाबाद एनआईटी में दोस्तों मुकाबला है, लेकिन वहाँ कांग्रेस और आईएनएलडी इनेलो के अंदर मुकाबला है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि इनेलो का उम्मीदवार जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी इसमें फाइट में नहीं है। और इस तरह बड़खल है, बड़खल में भी कांग्रेस की जीतने की संभावना है दोस्तों। और बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ में दोस्तों तिकोना मुकाबला है, तिकोने मुकाबले के कारण ये सीट फंसी हुई है। यार इसमें अंत तक ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या जो तीसरे उम्मीदवार है वो जीतेंगे इसके अंदर। फरीदाबाद है, फरीदाबाद में भी दोस्तों कड़ा मुकाबला है, इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मुकाबला है। और इसी तरह तिगांव है, तिगांव में भी कड़ा मुकाबला है दोस्तों, यहाँ पर भी जो है वो तिकोना मुकाबले की संभावना हो सकती है। तो ये जो सीट थी दोस्तों 90 सीट थी, इन पे कुल मिला के न अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मैंने आपको हर एक सीट का बताया, लेकिन मेरा जो आकलन है दोस्तों अब 90 सीटों पर ओवरऑल क्या रहेगा, तो ओवरऑल मुझे इसमें ये लग रहा है दोस्तों कि कांग्रेस को है ना वो 55 के आसपास सीट मिल सकती है, इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। और जो बीजेपी है वो 15 और 20 के बीच में शायद 15-16 सीट के 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसकी सीट, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी फाइट में, बीजेपी की इतनी ज़्यादा प्लानिंग है, अमित शाह जो चाणक्य के भी जो गुरु हैं, महाचाणक्य हैं, वो अपनी सारी वो करने लग रहे हैं, तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीत सकती है इस चुनाव के अंदर। और इंडिपेंडेंट है दोस्तों, इंडिपेंडेंट जो है वो 5 सीट मुझे लगता है 1-2 ऊपर नीचे वो जीत जाएंगे। और जो बाकी अदर्स हैं वो 1 से 2 सीट तक जीत सकते हैं, बसपा है या कोई और और इस सीट में रही बात आम आदमी पार्टी की दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक भी सीट निकाल सकती है। मुकाबले में 1-2 जगह जरूर है, लेकिन जीतने की संभावना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए इसमें कुछ नहीं है हरियाणा के 2024 के चुनाव में। और ये कुल मिला के ये था कि अब की बार क्लियर जो है वो कांग्रेस की सरकार आने लग रही, इसमें किसी भी रूप में कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है, जो उसने बेरोजगार लोगों को, युवाओं को बेरोजगार किया है, नौकरी नहीं दी, और अपराध का जितना ज़्यादा, नशे का जितना ज़्यादा पिछले 5 साल में जोर हुआ है, उससे हरियाणा की जो जनता वो बहुत तंग आ चुकी है। और कुछ भी हो, अब की बार बीजेपी को उखाड़ने का मन हरियाणा की जनता ने बना लिया है। और जो कांग्रेस की है वो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की जो सत्ता है उसमें भूपेंद्र हुड्डा की वापसी होने लग रही है एज ए सीएम। तो ये मेरा आकलन था दोस्तों। बाकी आकलन होता है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सर्वे भी ऐसा कर रहे हैं। और मैंने जो 90 सीटों के ऊपर अपना वो सर्वे किया, उसमें भी यही बात उभर के आ रही है कि 55 के आसपास जो सीट है वो
कांग्रेस की इसमें दिखाई दे रही है और सत्ता में 10 साल के बाद भूपेंद्र हुड्डा की वापसी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सर्वे पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि सर्वे तो सर्वे ही होता है, वो तो एक तरह से स्टिक तो हो सकता है लेकिन भविष्यवाणी नहीं हो सकती। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा सर्वे पसंद आया तो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप तक मैं इसी तरह के जो वो वीडियो है वो लाता रहूँ। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।